हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्ट्रेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन करेंगे, है ना। स्क्लेरन कायमा, है ना। कोलन कायमा तो हो गया था, स्क्लेरन कायमा की आज बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक प्रकार का उत्तक स्क्लेरन कायमा होता है। ये उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। क्या करता है? कठोर और मजबूत बनाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो नारियल के रेशेदार युक्त छिलके में पाया जाता है। स्क्लेरन कायमा यह उत्तक से बना होता है। यह उत्तक कैसी होती है? तो मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं। यह उत्तक की भित्ति लिग्निन कारण क्या होती है? मोटी होती है। पूछ सकता है कि जो स्क्लेरन कायमा की जो उत्तक की जो भित्ति होती है, ये मोटी क्यों होती है? तो लिग्निकरण होती है। ये भित्तियाँ प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि इनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ रिवीजन करते हैं इस वाले पॉइंट को। ये कह रहा है कि यह उत्तक कहाँ? यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप, है ना। यह उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं, है ना, पत्तों की सिराओं तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। पत्तों की सिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। देखिए, ये डायग्राम दिया गया है द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस का, है ना। द्वार कोशिकाएं और एपिडर्मिस का ऐसे डायग्राम बनाकर दे सकता है। इसको बोलते हैं रच्छी कोशिकाएं, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस कोशिकाएं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो गैपिंग है इसको बोलते हैं स्टोमेटा, और जो यहाँ पर है इसे बोलते हैं रच्छी कोशिकाएं। रच्छी कोशिकाएं क्या करती हैं? वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। कौन? रच्छी कोशिकाएं। देखिए, जो आप देख रहे हैं वह कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। जो ये डायग्राम दिया गया है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है। बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? एक परत की बनी होती हैं, ठीक है। सूक्ष्म स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस क्या होती है? जहाँ पे सूक्ष्म स्थान होते हैं वहाँ पे एपिडर्मिस की कोशिकाएं क्या होती हैं? पादपों की मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। जो जल का जब क्षय होता है तो इससे क्या होता है कि पौधे को ये बचाती हैं। पौधे की पूरी तरह सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। यह पौधे के सभी भागों को क्या करती है? रक्षा करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक बार आप इसे रिवीजन करिएगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको करिएगा ही, और एक बार पढ़ कर जाइएगा। अब एपिडर्मिस कोशिकाएं की जो बाह्य त्वचा है, एपिडर्मल कोशिका की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसे जल प्रतिरोधी परत पाई जाती है। यह क्या होता है? तो यह होता है फ्रेंड, यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की क्या करती है? सुरक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का होता है। क्या करने का होता है? रक्षा करने का होता है, ठीक है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोश के स्थान के क्या होती है? आच्छिन्न परत बनाती है। इसमें कोई अंतराकाश नहीं होता है, इसमें कोई गैपिंग नहीं होती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत क्या होती हैं? चपटी होती हैं। तो एपिडर्मल कोशिकाएं अभी हमने देखा था पिछले वाले डायग्राम में कैसा था? वो चपटी है, ठीक है। उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियाँ उनकी आंतरिक भित्तियों से क्या होती हैं? मोटी होती हैं। उनकी आंतरिक भित्तियों से क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है। देखिए, पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। जब जो पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं, इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? तो इन छिद्रों को दोस्त हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो होता है दो ब्रिक के आकार की कोशिकाओं में घिरे रहते हैं। अभी हमने बताया था, है ना, डायग्राम में भी है। जैसे देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं। पीछे हम बैक करते हैं इसको, तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे ये दो ब्रिक बना है, फर्स्ट ब्रिक और सेकेंड ब्रिक। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रिक और सेकेंड ब्रिक। स्टोमेटा क्या होता है कि इन दोनों के बीच से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ कह रहा है कि पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को क्या करते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये उपस्थित कहाँ होता है, स्टोमेटा को दो ब्रिक के आकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, दो ब्रिक की आकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, घेरी रहती हैं, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का क्या करती हैं, ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, आदान प्रदान करने के लिए होती हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है तो ये भी कहाँ होती है, तो ये भी होती है स्टोमेटा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, ये भी होती है स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है, ये भी क्रिया किसके द्वारा होती है, तो स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं, जो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। जो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं वो पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः हमें बाल जैसे प्रबद्ध होता है, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाता है। इसमें बाल जैसे प्रबद्ध होते हैं जिसकी जो जड़ों की कुल अवशोषक जो सतह होती हैं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तथा उनके पानी सोखने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि करती है। इसकी मत करिएगा, वीडियो को पढ़ते जाइए। यहाँ देखिए, अगर हम मरुस्थली पौधे की बात करें, किसकी बात करें, मरुस्थली पौधे की, तो मरुस्थली पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्या होता है, क्यूटिन, है ना। मरुस्थली पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, जो एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, का लेप होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी वायु सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है ना। जैसे आपका द्वितीयक विभोजक की एक पट्टी जो कार्टेक्स में होती है, कार्क नामक कोशिकाओं की परतों से क्या होती है, बनी होती है। इनकी छालें जो होती हैं, कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती हैं। इनकी भित्ति पर, जो मरुस्थली वाले पौधों की बात हो रही है, इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, मतलब हवा और पानी से रक्षा करता है। कौन से नामक होती है, तो सुबेरिन नामक एक पदार्थ होता है। क्लियर? देखिए, ये छाल कोशिकाएं हैं, फटी हुई डोमेंट्स, जैसे ये प्लांट बनी होता है, ये रच्ची कोशिकाएं होती हैं। अब आती है हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए, जटिल ऊतक एक से अधिक क्या करते हैं कि जो जटिल ऊतक जो होता है ना, जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। एक ही तरह के ऊतकों से जो दिखाई देते हैं, लेकिन एक ही ऊतकों से जो उसे तो स्थायी बोलते हैं, लेकिन अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को भी जटिल ऊतक कहते हैं। तो दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर के कई इकाई तरह का कार्य करते हैं। इसमें एक आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम।
कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आता है, पहला आता है जाइलम, दूसरा आता है फ्लोएम। ठीक है, अब ये करते क्या है, चलिए देखिए, अगर हम जाइलम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जाइलम की बात करते हैं, है ना। इन दोनों को अगर जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करें, इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण है। इन दोनों को क्या कहते हैं, संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, संवहन बंडल का। संवहन ऊतक जटिल पौधे की एक क्या है, विशेषता होती हैं। संवहन ऊतक जो होता है एक जटिल पौधे की क्या होती हैं, भी एक विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका जाइलम में पूछता है कि जाइलम में कितने टाइप्स होते हैं। तो जाइलम में आपके, जाइलम में जो टाइप्स होते हैं ना दोस्त मेरे, तो जाइलम में आपके पहला होते हैं जाइलम ट्रैकिड। क्या बोलते हैं, जाइलम ट्रैकिड बोलते हैं। ठीक है, जाइलम ट्रैकिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जाइलम ट्रैकिड। चलिए, जाइलम ट्रैकिड बोलते हैं। जैसे पहला आ गया जाइलम का क्या पार्ट है, तो जाइलम ये पूछता है कि जाइलम का कौन सा पार्ट नहीं है, तो जाइलम ट्रैकिड, ट्रैकिड जिसको वाहिनिका वाहिनिका बोलते हैं, दूसरे को वाहिका बोलते हैं, तीसरे को जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं, और चौथे को जाइलम और जाइलम पेरेकाइमा, और चौथे को जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, और चौथे को बोलते हैं जाइलम फाइबर। ठीक है, तो ये जाइलम फाइबर हो गया। ठीक है, इसको चौथा क्या हो गया हमारा, जाइलम फाइबर हो गया। एक तो हो गया जाइलम ट्रैकिड, वाहिनिका हो गया, एक वाहिका हो गया, एक जाइलम पेरेन्काइमा हो गया। क्या हो गया, जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, और एक हो गया जाइलम फाइबर। क्या हो गया, फाइबर, जाइलम फाइबर हो गया। क्लियर है, तो ये चार प्रकार के इसमें देखे जा सकते हैं। ठीक है, चार प्रकार के इसमें देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं ट्रैकिड की। जो इसमें जाइलम ट्रैकिड होता है, इसका काम क्या होता है। तो जो जाइलम ट्रैकिड होता है ना, जाइलम जो ट्रैकिड होता है एवं जाइलम ट्रैकिड एवं वाहिका, जाइलम ट्रैकिड या वाहिका जो होती है, इसकी कुछ जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं, इनमें से कई परिपक्व जो कोशिकाएं होती हैं मृत होती हैं। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना कैसी होती है, नलिकादार होती है ना। इन इनके द्वारा पानी और खनिज, पानी और खनिज भी, तो इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। कैसा संवहन होता है, ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि पहले तो जाइलम ही पूछता था, और पूछ देता जाइलम, तो जाइलम बोलते थे लोग कि जल तथा लवण का अवशोषण करता है। लेकिन अगर यहाँ पूछ देगा कि ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना कैसी होती है, तो नलिकादार तो होती ही होती है। इसके बाद ये क्या करता है कि यह पानी और खनिज लवण को ऊर्ध्वाधर संवहन के द्वारा, ऊर्ध्वाधर संवहन होता है किसका, पानी और खनिज लवण का। लवण का क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर इसका संवहन होता है। ठीक है, पेरेन्काइमा क्या, पेरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। पेरेन्काइमा क्या करता है कि भोजन का ये संग्रहण करता है। ठीक है, अब अगर पूछेगा पहला क्या हो गया, पहला हो गया हमारा ट्रैकिड, है ना, ट्रैकिड, और दूसरा क्या हो गया हमारा जाइलम पेरेन्काइमा। यहाँ हमने देखा था अभी, यहाँ हमने अभी देखा हुआ था, देखिए यहाँ हमने देखा हुआ था जाइलम, जाइलम ट्रैकिड या वाहिनिकाएं, है ना। ये ये पानी तथा लवण का क्या करती है, ऊर्ध्वाधर संवहन और ऊर्ध्वाधर संवहन करती है। और वाहिका और जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा, तो इसी के बारे में हम बात करें। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, तो ये भोजन का संचय करता है। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, तो जाइलम पेरेन्काइमा ये क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। और जाइलम जो फाइबर होता है ये सहारा देने का कार्य करता है। जाइलम जो फाइबर होता है ये क्या करता है, तो जाइलम फाइबर क्या करता है, ये सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है, तो पूछेगा कि जाइलम फाइबर का काम क्या है, तो जाइलम फाइबर का काम होता है भैया मेरे
भोजन का संग्रहण करना, ठीक है। और जाइलम फाइबर का क्या कार्य होता है? जाइलम पेरेनकाइमा का क्या होता है कि भोजन को संग्रहण करता है, और जाइलम फाइबर का क्या काम होता है? ये जाइलम फाइबर रेशे का काम क्या होता है कि ये सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फ्लोएम के बारे में देखते हैं। अब देखिए, देख सकते हैं आप कैसे होता है। ट्रैकिड जो होता है बेलनाकार होता है। ये ट्रैकिड वाहिकाएं जो होती हैं पूरी ये नलिकादार होती हैं। हमने आप अभी बताया हुआ है कैसी होती हैं। ये नलिकादार होती हैं। वाहिकाएं होती हैं, इनमें छोटे छोटे वाहिका जो होती हैं इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये भी बेलनाकार होती हैं और थोड़ी क्या होती चौड़ी होती हैं। जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेनकाइमा जो क्या करती है, जाइलम जो पेरेनकाइमा होती है ये क्या करती है, तो जाइलम पेरेन ये देख लीजिएगा, ध्यान पूछ सकता है कि ट्रैकिड कौन सा है, वाहिका कौन सी है। जाइलम पेरेनकाइमा जो भोजन का क्या करती है, संग्रहण करती है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं फ्लोएम के बारे में। देखिए फ्लोएम पांच प्रकार के अवयवों से एक 5 प्रकार अवयव। पहला चालनी कोशिकाएं, है ना, चालनी नलिका जिसको ट्यूब बोलते हैं। फिर एक होता है साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेशेदार से मिलकर बनी होती है। देख रहे हैं कितने प्रकार से। पहले ये चालनी कोशिकाएं, पहला, है ना, चालनी कोशिकाएं और चालनी नलिका दूसरा, है ना, चालनी नलिका दूसरा, ठीक है। साथी कोशिकाएं, क्या चीज़, साथी कोशिकाएं। और ये फ्लोएम पेरेनकाइमा, है ना, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेशेदार, फ्लोएम रेशेदार, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इन इन सभी से बने होते हैं फ्लोएम। जो चालनी नलिका होती है ना, चालनी जो नलिका होती है ये छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकादार कोशिकाएं होती हैं। छिद्रित भित्ति वाली क्या होती है, नलिकादार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। फ्लोएम फ्लोएम क्या करता है कि फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है ना। संग बता रही है, फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों से जो भोजन होता है वो विभिन्न भागों को पौधे तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम रेशे को छोड़ करके, है ना, सिर्फ फ्लोएम रेशे को छोड़ करके फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जो फ्लोएम रेशे होती हैं ये मृत कोशिकाएं होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनमें तो सभी जीवित कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जो हमारे जो फ्लोएम होता है, रेशे जो होता है, ये मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका की बात करते हैं। क्या करते हैं, जंतु कोशिका की बात करते हैं, ठीक है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं। शरीर के अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए आपके पास कुछ विशेष सेल्स होते हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इनकी गति करने के लिए इनके पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशीय कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे चलिए इन कोशिकाओं का, अब देखिए जो पेशीय कोशिकाएं कहते हैं, इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना, है ना, फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। ये किसके कारण होता है, ये पेशीय कोशिकाओं के कारण होता है ना। पेशीय जो कोशिकाएं हैं तो कुछ ये क्या करता है कि ये कोशिकाओं को फैलाता है और अंगों को सिकुड़ने और गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। और फिर सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये फेफड़ों के द्वारा क्या करता है, ये फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है।
तथा रक्त के साथ शरीर की ये फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। रक्त के साथ क्या करती है कि शरीर की रक्त तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है ना? इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोशिकाओं को रक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल करने के लिए यह संकेत देता है कि जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकीय अंग होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। चलिए, रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कौन? रक्त। ठीक है, रक्त ये शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को ये शरीर से सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थ को एकत्र करता है। एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए क्या करता है, पहुंचाता है। यकृत तथा वृक्क तक क्या करता है, उत्सर्जन के लिए क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, तो पहला काम क्या है रक्त का, कि ये भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिका तक पहुंचाता है। दूसरा काम क्या होता है कि ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे एकत्र करके यह यकृत और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए क्या करता है, यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए क्या करता है, पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। बिल्कुल, रक्त और पेशियां दोनों ही शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार करते हैं, है ना? जैसे इसमें पहला हो गया आपका एपिथेलियम। पहला क्या हो गया, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, है ना? पहला एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू। क्या हो गया, मस्कुलर टिश्यू। चौथा हो गया तंत्रिका ऊतक, है ना, जिसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सारी टिश्यू हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिंग, मस्कुलर, ये सब एनिमल टिश्यू के पार्ट्स हैं। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार का उदाहरण होता है तथा पेशी ऊतक का। रक्त किसका उदाहरण होता है, तो रक्त संयोजी ऊतक का उदाहरण है तथा पेशी जो है पेशी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें। तो पहला हम बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू की। सिर्फ क्या आता है, उदाहरण आता है कि एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो इसका काम क्या है, उसका उदाहरण क्या है, बस, और कुछ नहीं। एपिथेलियम जो टिश्यू होता है जंतु के शरीर को क्या करता है, ढकने, बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं, जिसे बोलते हैं एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, है ना? जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक जो होते हैं एपिथेलियम ऊतक होता है। क्या होता है, एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, एपिथेलियम जो होता है शरीर के अंदर स्थित बहुत सी अंगों और गुहिकाओं को क्या करते हैं, ढकते हैं। एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं, है ना, एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को क्या करते हैं, ढकते हैं। ये वाह्य वातावरण प्रदान करते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे हमारी एपिथेलियम टिश्यू को उदाहरण जैसे त्वचा, ये वायु रक्षा प्रदान करता है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़े की कुपिका, वृक्कीय नली, ये सभी एपिथेलियम टिश्यू के उदाहरण हैं। क्लियर है? यही थोड़ा सा टफ होता है याद करना कि हम याद कैसे रखें, है ना? तो आप देखिए, जैसे इस त्वचा को तो याद रख लेना, ये बाहरी करता है। जो मुंह की ये जो मुंह होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और मुंह के अंदर आपका आहार नाल होता है, आहार नली होती है। आहार नली के अंदर जो होता है, अब मान लीजिएगा कि रक्त वाहिनी होती है ना, फिर नली का ये जो नली जा रही है, ये नली का अस्तर होता है, आहार नली का अस्तर होता है। फिर ये पहुँचेगी फेफड़े की कुपिका में पहुँचेंगी।
फिर कुपिका से ब्रेकिया नली में पहुँचेंगी आदि एपिथेलियम ऊतक के क्या है उदाहरण है। तो एक दो बार इसको पढ़ना पड़ेगा, देख लीजिएगा आप, है ना। चलिए, इन परतों के बीच चिपकने वाला पदार्थ क्या होता है, कम होता है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। इन परतों के बीच चिपकने वाला पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है एपिथेलियम से गुजरता है। क्यों? क्योंकि यह त्वचा, मुंह, आहार नली, नली का अस्तर, फेफड़े की कुपिकाएं आदि से होकर क्या होता है, ये गुजरता है। ठीक है, सामान्यतः अगर हम बात करें सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले ऊतकों से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, सामान्यतः सभी एपिथेलियम जो होता है एक बाह्य रेशेदार, कैसे, सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार नीचे रहने वाले ऊतकों से क्या करती है, अलग करती है ना। जो सामान्यतः सभी एपिथेलियम जो होता है एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली वाली नीचे रहने वाले ऊतकों से क्या करती हैं, अलग करती हैं। ठीक है, विभिन्न एपिथेलियम जो होता है विभिन्न एपिथेलियम की संरचना भिन्न प्रकार की होती है जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है ना। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में क्या होता है कि उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका का स्तर या कुपिका, उदाहरण के लिए रक्त नलिका का स्तर या कुपिका, है ना, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ क्या होती है कि चपटी एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। इसमें एक आता है चपटी एपिथेलियम टिश्यू। तो जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है ना। तो वहाँ क्या होता है, पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, तो उसे बोलते हैं चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं, चपटी एपिथेलियम ऊतक, है ना। इन्हें सरल सल्की एपिथेलियम भी कहते हैं, है ना। ये अत्यधिक पतली और मोटी होती है। कैसी होती है, ये अत्यधिक पतली और मोटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। ठीक है, आहार नली तथा मुंह का, अब देखिए हम सल्की एपिथेलियम के उदाहरण क्या है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि सल्की एपिथेलियम, है ना, सल्की एपिथेलियम के उदाहरण क्या है, तो आहार नली और मुंह का अस्तर ये सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है ना। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। क्लियर। एक होता है स्त्रित सल्की एपिथेलियम, है ना। तो स्त्री सल्की एपिथेलियम जो होता है ये क्या करता है कि यही जो होती है ये, चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में होती है, कई परतों के जो पैटर्न में होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, ऐसे एपिथेलियम को स्तर बाय स्तर, लेयर बाय लेयर ऐसे याद करेंगे। कई पैटर्न में होता है, उसे स्तरीय सल्की एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जहाँ अवशोषण और स्राव की बात करें, जैसे अवशोषण मतलब अंदर प्रदान कर रहा है और बाहर स्राव मतलब बाहर निकलता है। जैसे आपका आंत के भीतरी अस्तर हो गया, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं, है ना। लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं, यह स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को पार करने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है,
अगर हम स्तंभाकार बात की श्वास नली में, अगर हम बात करें श्वास नली में, तो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतकों में सिलिया होते हैं। क्या होते हैं? श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में क्या होते हैं? सिलिया होते हैं, जो एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी क्या है? संरचना होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिएगा। ठीक है जी, याद करिएगा। थोड़ा एक दो बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं घानाकार। अपनी पहले गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करने के लिए साफ करने में सहायक होता है, उसे बोलते हैं पश्चमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। फिर आते हैं घानाकार। घानाकार एपिथेलियम जो होता है ये वृक्कीय नली में, है ना, वृक्कीय नली लार ग्रंथि के नली अस्तर का निर्माण करती है। ठीक है, इसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कौन से? घनाकार एपिथेलियम। ठीक है, ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता क्या करती है? अर्जित करती है, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर क्या होता है? मुड़ा होता है, जिसे ग्रंथिल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, तो रक्त एक प्रकार का कैसा है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इसकी बात करेंगे। संयोजी ऊतक कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। अंतर कोशिकीय अघात्री, जिसमें मैट्रिक्स में क्या होती हैं? धसी होती है। पूछ सकता है कौन सी कोशिकाएं जो मैट्रिक्स अघात्री में धसी होती हैं? तो संयोजी ऊतक धसी होती हैं। ठीक है, यह अघात्री जैली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है ना। चलिए, रक्त के तरल अघात्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त के तरल अघात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होती हैं, है ना। क्या होती हैं? ये निलंबित होती हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं, है ना। प्लाज्मा में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, रक्त रक्त गैसें शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करता है? कि संवहन करता है। रक्त जो होता है, रक्त गैसें शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करता है? संवहन करता है। क्या करता है? संवहन करता है। ठीक है, अस्थि जो होता है, अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण होता है। ठीक है, अस्थि कोशिकाएं कठोर अघात्री में धसे होते हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। ये भी याद रखिएगा। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जोड़ी होती हैं, जिसे संयोजी ऊतक इस तंतु कहते हैं। ठीक है, समझ बात आ रही है। इस स्नायु में आधात्री बहुत कम होते हैं। हड्डियों को हड्डियों से जो जोड़ता है उसे लिगामेंट बोलते हैं, और जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है उसे टेंडन बोलते हैं। यह अधिक लचीलापन एवं रेशेदार ऊतक होता है। ठीक है, अब हम उपास्थि की बात कर लेते हैं। कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, यह ठोस अघात्री प्रोटीन तथा शर्करा की बनी होती है ना, चिकना होता है। इसमें उपास्थि जो होता है नाक, कान, है ना, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। ये भी पूछेगा, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एरियोलर संयोजी ऊतक क्या होता है? तो एरियोलर संयोजी ऊतक जो होता है, ये जो होता है त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों के अस्थिमज्जा में पाया जाता है। एरियोलर संयोजी ऊतक। ठीक है, वसा का संग्रह करने वाले ऊतकों को वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में पाया जाता है। त्वचा के नीचे कहाँ पाया जाता है? आंतरिक अंगों में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, हम पेशी ऊतक की बात देख लेंगे। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा भी कहते हैं। शरीर में गति प्रदान करने के लिए किया जाता है।
जैसे हाथ और पैर में विद्यमान जो होते हैं ये क्या होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं। एक होता है ऐच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ क्या होता है, जो इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करता है तो उसे ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं, जिसे वॉल्यूमेट्रिक मसल्स कहते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंकाल पेशी भी कहा जाता है। शरीर की गति में सहायक होती हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के तथा गहरे रंग में एक के बाद एक रेखाओं की धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसे क्या कहते हैं कि रेखित पेशी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, रेखित पेशी कहते हैं। इन ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार शाखाएं बहुनाभावी होती हैं। ठीक है। आहार नली में भोजन का प्रवाह जो होता है, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियाँ ऐच्छिक नहीं है। ठीक है। चिकनी पेशियाँ अथवा अनैच्छिक पेशियाँ इन गति को क्या करती, नियंत्रित करती। जैसे आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वासनली में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और आखिरी सिरा नुकीली होती हैं या तर्क रूपी होती हैं। किसमें, या इसे आरेखित पेशी कहते हैं। किसको, अनैच्छिक पेशियाँ को। इसको भैया पढ़ लीजिएगा एक बार, जो अंडरलाइन हमने किया है। एक होता है हृदय की पेशियाँ। हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती है। अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक हृदय पेशी भी बोलते हैं। अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक हृदय पेशी कहा जाता है। हृदय पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली एवं एक केंद्रीय होती है। एक केंद्रीय होती है। ठीक है। चलिए तंत्रिका ऊतक के बारे में बात कर लेते हैं। तंत्रिका ऊतक जो होता है ये क्या करता है, सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है ना। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिकाओं ऊतकों से क्या होती हैं, बनी होती है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक, न्यूरॉन में जो कोशिकाएं होती हैं ये केंद्रक कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होते हैं, जिससे लंबे एवं पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। ठीक है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसमें से लंबे तथा पतले बालों जैसे शाखाएं निकलती हैं, है ना। न्यूरॉन में इस तरह एक लंबा प्रबंध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। तब बहुत सारे छोटी छोटी शाखाएं प्रबंध होता है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा कि न्यूरॉन में कोशिकाएं क्या क्या होती हैं। एक तो केंद्रक होता है, केंद्रक कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। इसी से क्या होता है कि इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रबंध होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। तथा बहुत सारे छोटे शाखाएं वाले प्रबंध होते हैं जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, है ना। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी तक हो सकती है। 1 मीटर लंबी तक हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है जो छोटी छोटी पर्वत के रूप में निकलते हैं, इसे डेंड्राइट कहते हैं, है ना। इसको पूरी बॉडी को कोशिकाएं कहते हैं। इसको तंत्रिका अंत कहते हैं। इसको तंत्रिका कश कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाले संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं, है ना। तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। क्या करता है, गति करने में हमें सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतक का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों की मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को क्या करता है, गति प्रदान करता है। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर। ठीक है। एक तरह से, और यहाँ पे लास्ट में ये पढ़ लिया करिए आप लोग, हमने क्या सीखा। ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है तथा कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं, उसे ऊतक कहते हैं। पौधे के जो ऊतक होते हैं 2 प्रकार के, विभोजी ऊतक और स्थायी ऊतक, जिसको मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो विभोजी ऊतक जो होता है एक विभाज्य ऊतक होता है। यह पौधे तथा वृद्धि वाले क्षेत्रों में क्या होता है, पाया जाता है।
स्थायी जो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं विभोजक से बने होते हैं जो विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। इसके बाद यह सरल तथा कॉम्प्लेक्स वर्गीकरण में क्या होते हैं, वर्गीकृत हो जाते हैं। सरल में आपका आता है पेरेनकाइमा, सरल में आता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सरल ऊतकों के 3 प्रकार के उदाहरण हैं। 3 प्रकार के उदाहरण कौन कौन से हमने बताया था आपको, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जाइलम और फ्लोएम जटिल जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। ठीक है। एनिमल टिश्यू, एपिथेलियम एनिमल टिश्यू, पेशीय टिश्यू, तंत्रिका ऊतक टिश्यू, ये जंतु ऊतक के उदाहरण हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को, है ना, सल्की ऊतक, घनाकार ऊतक, रोम्बीय या ग्रंथिले में वर्गीकृत किया गया है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक जो होते हैं के विभिन्न प्रकार हैं। संयोजी ऊतक क्या है, एरियल ऊतक, एडिपोस, वसा ऊतक टिश्यू, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त रुधिर, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, इसके अंदर कत आती है। पेशीय ऊतक के कितने प्रकार हैं, बताए थे 3 प्रकार हैं, रेखित, अरेखित, कार्डिक और हृदय पेशियाँ। ठीक है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है, तंत्रिका ऊतक जो होता है न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है। तो ये सारी चीज़ें हुआ दोस्त मेरे। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। आपको मैं रिवीजन करा दिया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू।